ये हमने लिख दिया प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो माने इससे हम क्या करते हैं? इससे हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो प्रकाश करिए तो आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं। कई लोगों ने फिर प्रकाश के बारे में परिभाषाएं दी। सिंपल परिभाषा तो यही है, प्रकाश वह एक बाहरी कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहते हैं। लेकिन फिर फिजिक्स के हिसाब से इसकी जो परिभाषाएं दी हैं वैज्ञानिकों ने, वो क्या परिभाषाएं दी हैं? तो देखिए, प्रकाश जो है अपना तरंग और कण की भांति व्यवहार करता है। पूछा जाएगा प्रश्न, प्रकाश किस प्रकार व्यवहार करता है? तो प्रकाश तरंग और कण की भांति व्यवहार करता है। तरंग के बारे में किसने बताया, कण के बारे में किसने बताया? ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात है और आप भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप इसे भूल पाओ। तो देखिए यहां कण को यदि हम कण बोलें, कण को यदि हम क्या बोलें? कण बोलें, तो कण से उत्तर अपना आ जाएगा। कई बोलते कण और कण एक सा ही होता है। तो यदि हम कण को कण बोलें तो ना से अपना यहां बन जाता है न्यूटन। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा था कि प्रकाश एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। फिर एक वैज्ञानिक थे हाइजेन ने बताया प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब हाइजेन को बल मिला यंग के प्रयोग से। यंग ने द्विस्लिट प्रयोग किया था, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में प्रकाश एक तरंग है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि प्रकाश क्या है? वास्तव में तरंग और कण से मिलकर के बना हुआ है और छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश चलता है। इतना आप यहां पर समझ गए। प्रकाश जो चलता है तो सीधी सी बात है, प्रकाश की चाल भी होगी। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सवाल होंगे आपके, तो उसमें ये अपना आंकिक मान जब रखेंगे तो इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा। तो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताई थी रोमर ने। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। किसने बताई थी? रोमर ने बताई थी। किसने बताई थी? रोमर ने बताई थी। एक डायरेक्ट बुक वैज्ञानिक का नाम भी पूछ लेते हैं। अब प्रकाश की चाल जो है, क्या इसकी चाल कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है? इस प्रकार से आप बाइक चलाते हैं, आप खुद चलते हैं, तो आपकी चाल कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वास्तव में सही बात है, प्रकाश की चाल कम और ज्यादा हो सकती है। प्रकाश की चाल कब होगी? जब कोई सघन माध्यम आपको मिल जाए। कौन सा माध्यम मिल जाए? सघन माध्यम मिलेगा आपको, तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल ज्यादा कब होगी? जब प्रकाश सघन माध्यम के बाद किस में जाएगा? विरल माध्यम में। ठीक है, तो प्रकाश की चाल फिर वो ज्यादा हो जाएगी। अब यहां सघन का मतलब क्या है? सघन माने घना। ऐसे हवा है और कांच है, तो कांच क्या है? सघन माध्यम। हवा क्या है? विरल। कांच है, हीरा है, तो सघन माध्यम कौन है? हीरा। और कांच क्या है? उससे कम घना है, तो वो थोड़ा विरल माध्यम माना जाएगा। तो आपको दो वस्तुओं से तुलना करनी है, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो अब कोई वस्तु जो है अपन को दिखती कैसे है? यहाँ जो मेन पॉइंट था अपना कि वस्तुओं को अपन कैसे देखते हैं।
तो प्रकाश जिससे निकलता है वो प्रकाश स्रोत होता है। दो प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम, जो कि आजकल के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। अब आपको लगता होगा कि चंद्रमा है वो चमक रहा है। अब जो बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, तो जितने भी बच्चों मतलब तारे हैं, वस्तुएं हैं, आपकी पेंसिल है या कोई वस्तु आपके सामने है, चांदी के आभूषण हैं, सोने के आभूषण चमक रहे हैं, क्या उनसे वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं? नहीं। तो उन पे प्रकाश पड़ रहा है, तो वो परावर्तन के द्वारा आपकी आंख तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चंद्रमा है। तो दो प्रकार की वस्तुएं कह सकते हैं, प्रदीप्त और अदीप्त। कौन कौन सी? प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त हैं, और जिन पर प्रकाश पड़ता है वो चमकती हैं, वो आपकी अदीप्त वस्तुएं हैं। बात छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। आप जब इस चैप्टर के प्रश्न हल करने बैठेंगे तो ये चीजें आपके काम में आएंगी। यह चैप्टर काफी वीडियो में समाप्त होता है, लेकिन 3 वीडियो में हम समाप्त करके दिखा देंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे आउट नहीं होगा। अब बहुत ही कठिन पेपर बन जाए तो नहीं कह सकते। यदि नॉर्मल पेपर आता है, मीडियम आता है, तो पूरे प्रश्न अपने इन 3 वीडियो से कवर हो जाएंगे। परीक्षा कोई भी हो, छोटी से छोटी परीक्षा हो और बड़ी से बड़ी परीक्षा हो। अब वस्तु यहां देख लेते हैं कि वस्तु देखते कैसे हैं अपन। वस्तु देखते कैसे हैं, तो यहां थोड़ी जगह तो है, अभी देख लेते हैं। वस्तु कैसे देखते हैं? तो वस्तु पर प्रकाश आता है तो वहां से प्रकाश जो है परावर्तन के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश परावर्तन के द्वारा आपकी आंख तक पहुंचता है। आंख तक पहुंचता है तो आपको वो वस्तु दिखाई देती है। समझो पहले बात, कोई प्रकाश है वस्तु पर गिरा और वो प्रकाश परावर्तित होकर के, जैसे कि आप कल्पना करो कि आपके पास में आपको अपना मोबाइल दिखाई दे रहा है। अब आपके आसपास से मोबाइल पर ऐसा प्रकाश गिरा और वो प्रकाश आपकी आंख तक आया तो मोबाइल दिखाई दिया। आपने ऐसे देखा कि सामने कोई गुलदस्ता रखा है, तो क्यों दिखा? वो कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो सकता है, आपके घर में बल्ब जल रहा हो तो बल्ब से प्रकाश गया उस गुलदस्ते पर और गुलदस्ते से परावर्तित होकर के प्रकाश आंख तक आया और हमको वस्तु दिखाई दी। अब वस्तु यहां 2 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे आपके। क्या उत्पन्न होंगे कि वस्तु जो है काली दिखाई देती है, और वस्तु यदि काली दिखाई देती है या वस्तु श्वेत दिखाई देती है तो इसका कारण क्या है? काली वस्तु है, मोबाइल आपका काला दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? कि जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो सभी रंगों को जब कोई वस्तु अवशोषित कर लेती है, सभी रंगों को जब कोई वस्तु अवशोषित कर लेती है तो वो काली दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु श्वेत दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि उसने सभी रंगों के प्रकाश को आपकी आंख तक परावर्तित कर दिया है। ठीक, यदि हम सभी रंगों को मिलाते हैं तो श्वेत कलर उत्पन्न होता है। या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी। जब सेकंड वीडियो में हम आपको दर्पण से रूबरू कराएंगे, दर्पणों के बारे में आपको बताएंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल से आपको बताएंगे, दर्पण भी दिखाएंगे कि उत्तल कैसा होता है, अवतल कैसा होता है, लेंस कैसे होते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों आपने समझा, आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आई है। इसको हम अब बोर्ड को साफ करते हैं। प्रिय छात्रों, कभी ना कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि आप कहीं बाजार गए और कोई गेट है, आप चले जा रहे हैं और सीधे गेट से टकरा गए। ऐसा कई बार हो सकता है और होता भी है कई बार, क्योंकि आपके सामने कोई कांच है, वो कांच आपका कैसा है? वो कांच आपका बच्चों पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी है। तो कई लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, टकराते कांच से। कांच एकदम साफ है, आप जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कांच है, क्योंकि आप इधर देख रहे हो। अब प्रकाश की किरण इधर से उधर से आ रही होगी तो कांच से टकरा करके वापस नहीं आ रही हो,
वापस नहीं आ रही, आपकी आंख तक प्रकाश की किरण वापस नहीं आ रही, वापस नहीं आ रही, सीधी जा रही। तो पता क्या है, आप सीधे टकरा सकते हो। तो प्रकाश जो है पारदर्शी जो कांच होता है उससे आर पार निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? आर पार। इसी प्रकार बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं पारभासी होते हैं। कैसे होते हैं? पारभासी। माने कांच चटक जाए, या आपने कहीं एक कुछ ऐसा पन्नी लगा दी और उस पन्नी में से कुछ प्रकाश आ रहा है, मतलब पूरा प्रकाश नहीं आ पा रहा है, माने कम प्रकाश आ पाए, तो बच्चों वो होते हैं पारभासी पदार्थ, माने प्रकाश की कम मात्रा। यदि कोई शीट मोटी है, यदि कोई शीट मोटी है तो प्रकाश को वो बाहर नहीं जाने देती है। वो होते हैं बच्चों आपके अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कोई प्लास्टिक की मोटी शीट हो सकती है तो वो प्रकाश को आर पार नहीं निकलने देती है, तो वो अपारदर्शी पदार्थ हो गए। ये भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी था, क्योंकि अभी हम जैसे ही आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और लेंस वगैरह बताएंगे तब आपको चीजें जो हैं एक एक याद आएंगी कि सर ने पहले बता दी तो हमको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, नहीं तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं हम परावर्तन के बारे में। परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जो किससे टकराती है? चमकीली सतह से। यहां आपको ध्यान क्या करना है? चमकीली सतह। तो बच्चों ऐसा जैसा कि हमने यहाँ आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, यहां से प्रकाश की किरण आती है, यहां टकराई, तो यहां पर एक बिंदु बनेगा, उस बिंदु को हमको नाम देना है। क्या नाम देना है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये आपका हो गया आपतन बिंदु। ये आपका कांच हो सकता है। यहां आपने क्या किया? चांदी की पॉलिश कर दी। तो सर महंगी आती है, तो वास्तव में चांदी की पॉलिश होती है यहाँ पे AgNO3, या फिर पारा की जो मरकरी होता है, ठीक है, उसकी पॉलिश कर देते हैं, वो भी चमकता है। जो डॉक्टर के थर्मामीटर होते हैं उनमें होता है पारा। तो जब प्रकाश की किरण, एक क्या है बच्चों? ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण माने आप जिससे अपना मुंह देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, उस दर्पण की हम बात कर रहे हैं सुबह नहाने के बाद। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए, ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब बच्चों यहां जो बिंदु था आपतन बिंदु, यहां एक अपन को अभिलंब बनाना है। आशा करते हैं सीधा बन जाए, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। देखिए, तो जो बच्चों जो किरण आ रही है यहाँ पर, इसे जो आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक चीज बताएंगे, कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित। ये है अपनी परावर्तित किरण। आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या है? आपका अविलंब है। ये क्या है? आपका अविलंब।
यहाँ बच्चों जब प्रकाश की किरण, देखो ऐसे समझो, अभी आपको हम सेकंड वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, ठीक है, चिंता मत करना। आप अपने मन में कल्पना करें कि एक दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो ऐसे ही निकल जाएगी, प्रयोग करके भी दिखा देंगे, चिंता मत करें आप। तो बच्चों ये आपतित किरण है, जब यहाँ एक कोण बनेगा तो इस कोण का नाम क्या होगा? आपतित। याद रखना, आपतन, यही बच्चे भूल जाते हैं, आपतन कोण, ठीक है, ये आपका आपतन कोण है। यहाँ परावर्तन हुआ किरण का तो यहाँ क्या है? परावर्तन कोण बनेगा, परावर्तन कोण बन गया। तो बच्चों जो है इसके दो नियम हैं और दोनों नियम पर ही हमेशा प्रश्न आते हैं। तो बच्चों एक समतल दर्पण है, देखिए आप, एक ही तल है, इसमें प्रश्न आए हैं इससे। आप पुराना पेपर उठा करके देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद पुराने पेपरों में आपके कम से कम 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो पहला नियम क्या है? सदैव आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो माने जो आपका आई है, आई कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि हमने इसको आई बनाया तो इसको और बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? अब प्रश्न ऐसे घुमाएंगे आपको, यदि समतल दर्पण में आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना है? 4 ऑप्शन रहेंगे। तो हमने क्या बोला? सदैव आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 30 है तो 30 ए है तो 30 ए होगा यहाँ पे, समझ रहे हो बात? देखो कितना सरल वो था। तो बच्चों पता है एक अच्छी बात बताएं, इसमें जो सवाल आते हैं या तो उनको तुम सॉल्व करो, विभिन्न प्रकार के फार्मूले लगाओ। यदि ये सिद्धांत आपने समझ लिए तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब इसके हम अंक प्रश्न आपको बताएंगे तो आप देखेंगे सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा नियम क्या है इसका? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए कितना सरल था। क्या कहता दूसरा नियम? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। बताओ इसमें हमने क्या अलग से आपको बताया? कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है, यदि जो चमकीली सतह है, ठीक है, इससे बच्चों कैसा हो रहा है? नियमित परावर्तन हो रहा है। कैसा हो रहा है? नियमित। यदि बच्चों जो है, यदि ये सतह जो है टेढ़ी मेढ़ी होती, खुरदरी होती, तो बच्चों अनियमित परावर्तन होता। कैसा होता? अनियमित विसरित परावर्तन होता, अनियमित परावर्तन होता यदि ये चमकीली सतह जो है खुरदरी होती। तो इन दोनों नियम से बच्चों हमेशा प्रश्न आए हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो नियमित सीख गए आप। देखो ये तो जो नियम बता दिया हमने आपको, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा क्या है, यहाँ से बताते चलें तो इसी बोर्ड पर सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। समतल दर्पण की बच्चों पूछी जाती है फोकस दूरी। क्या पूछी जाती है? फोकस दूरी पूछी जाती है, जो कि कैसी होती है? अनंत। याद कर लो, कई बार परीक्षा में बच्चों एक प्रश्न आया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट आपका हो गया। यदि कोई वस्तु जो है बच्चों, यदि कोई वस्तु इसके पास v वेग से आती है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के पास v वेग से, समतल दर्पण है, यह वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है, तो बच्चों पता है इस दर्पण में वस्तु आपको 20 मीटर प्रति सेकंड से आती हुई दिखाई देगी। माने दुगना आपको गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, बस हो गया उत्तर। सॉल्व भी नहीं करना, फालतू में गुणा क्या करो। प्रश्न ऐसा आएगा, यदि समतल दर्पण की ओर
कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है तो दर्पण में कितने गति से वो आती हुई दिखाई देगी, तो 100 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो आती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब बच्चों यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से दिखाते हैं, यदि समतल दर्पण को बच्चों थीटा कोण से घुमा देते हैं तो जो परावर्तित किरण है ये 2 थीटा कोण से घूम जाती है, माने कोण बड़े आकार के बनेंगे। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, दो बातें हुई। अब बच्चों यदि बच्चों दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि दो समांतर समतल दर्पण हैं, यदि बच्चों इस प्रकार से दो समांतर दर्पण रखे हैं बच्चों, यदि इनके बीच कोई वस्तु रखी है तो इनके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अनंत। ये भी कई बार पूछा गया। दो समतल दर्पणों के बीच वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। ये भी देखो आपने यहां से समझ लिया। दूसरी बात बच्चों क्या पूछते हैं आपसे, आपको अपना प्रतिबिंब देखना है। यदि हम मतलब आपको अपना प्रतिबिंब देखना है तो आधी दूरी का, उसकी आधी दूरी का समतल दर्पण होना चाहिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए यहां लिख देते हैं, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब कब दिखेगा, तो वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का आधा। ठीक है, वस्तु का 1/2, वस्तु का 1/2 समतल दर्पण आपका होना चाहिए। समतल दर्पण होना चाहिए माने यदि व्यक्ति 5 फुट का है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो 5 फुट का है तो 2.5 फुट का जो है समतल दर्पण होना चाहिए। बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। इसको हम साफ करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। प्रिय छात्रों, आप सुबह तैयार होकर के अपना चेहरा जो देखते हो समतल दर्पण में, तो आपको अपने बराबर आकार का चेहरा दिखाई देता है। जो समतल दर्पण है इसमें जो आपको वो अपना चेहरा दिखता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा होता है, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। ठीक, वस्तु के आकार का समतल दर्पण में। अब बच्चों कई बार प्रश्न पूछते हैं, घुमाते हैं, तो क्या पूछते हैं, प्रश्न ऐसा आता है, यदि कोई दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। ऐसा प्रश्न आता है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है 360/θ - 1। अब यहां ध्यान रखो, वैसे इसके दो फार्मूले होते हैं, n बराबर 360/θ, एक यह है, एक यह है। अब यह फॉर्मूला कब लगेगा, यह फॉर्मूला कब लगेगा वो आपको यहां पर देखना है। यदि सम, यह सम के लिए लगता है, यह विषम के लिए लगता है, तो ये सम विषम का क्या चक्कर है। तो अभी प्रश्न पूछा था, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए, कितने पर झुके हुए हैं, 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो अपन ने फॉर्मूला लगाया 360/90, 360
90, 0 से 0 गया, 9 चौकों 36। अब 4 जो है संख्या सम है विषम है, ये आपको आना चाहिए। सम है तो क्या करेंगे अपन, 1 घटा देंगे। सम के लिए यह फॉर्मूला होता है, तो 4 - 1 बराबर 3, तो 3 उत्तर आ गया। यदि 3 उत्तर आता तो फिर नहीं घटाते, तो देखिए ये आपका प्रश्न था, कितना सरल था, लेकिन ये पेपर में आपके पूछा गया। अब प्रश्न ऐसा ही पूछते हैं, एक समतल दर्पण है बच्चों, कोई वस्तु उसके पास आ रही है, तो आती हुई दिखाई दे रही है समतल दर्पण में या जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो बच्चों, समतल दर्पण में कोई वस्तु अपन आते हैं तो आती हुई दिखाई देती है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न लिखते हैं कि देखिए यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है, समतल दर्पण का चल रहा है, तो यहां लिखते हैं वस्तु पास आती है तो पास ही आती दिखती है, ठीक है, पास ही आती दिखती है। लेकिन बच्चों यदि हम इसको अवतल दर्पण में फॉलो करते हैं तो इसका उल्टा होता है। अवतल दर्पण में वस्तु पास आती है लेकिन बच्चों दूर खिसकती दिखती है। पुनः एक बार सुनो, यदि हम अवतल दर्पण में यह प्रयोग करें, अवतल दर्पण के पास वस्तु लाएं तो वस्तु आपसे दूर होती दिखाई देगी। दूर होती माने वस्तु बड़ी होती दिखाई देगी। अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी दिखाई देती है। दूसरी बात बच्चों, जो परीक्षा में और प्रश्न बनता है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, ऐसा वैसा बनता है, वो देख लेते हैं। प्रिय छात्रों, आपके समय को देखते हुए हम बोर्ड साफ करने के बाद वीडियो दोबारा से कट कर देते क्योंकि फालतू टाइम आपका बर्बाद हुआ। तो हम समतल दर्पण को आपको समझा रहे थे कि आपका जो समतल दर्पण है, क्या है आपका समतल दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समतल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप कहोगे सर ये क्या है, माने आप अपना चेहरा देख रहे हो कांच में समतल दर्पण में, तो चेहरा आपका दिख रहा है, वो क्या है आपका, वो आपका बिंब है, सॉरी वो आपका प्रतिबिंब है। आप खुद क्या हो, बिंब। आपका चेहरा दिख रहा है वो प्रतिबिंब, तो उस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर किसी भी प्रोजेक्टर की सहायता से, किसी भी मशीन की सहायता से उसको आप पर्दे पर नहीं छाप सकते हो, वो होता है आभासी। आभासी, सी से याद कर लो सीधा, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है और आपका सीधा होता है। आभासी, सी से सीधा, आभासी, ठीक है, आभासी, सी से सीधा, तो ये आपका समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे ही हम आपको अन्य बातें बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इसमें और क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा आप समझ लेते हैं इस समतल दर्पण को और इससे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग जान लीजिए आप। अपना चेहरा देखने में, ठीक। दूसरा उपयोग क्या है, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप क्या होता है समझो, जो समुद्र के अंदर पनडुब्बी होती हैं, इसको ऐसे मानो यहाँ से, अब समुद्र के अंदर एक पनडुब्बी है, तो यहाँ से एक बच्चों पाइप आया, यह कांच लगा दिया, यहाँ कांच लगा दिया उन्होंने। अब यहाँ से कोई वस्तु दिखना है तो यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगा, यहाँ का प्रकाश यहाँ परावर्तित होगा और यहाँ का यहाँ पड़ेगा और यहाँ का यहाँ पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ जो आँख से बच्चों को देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ वो आँख से देख लेते हैं कि बाहर क्या है,
क्योंकि समुद्र के अंदर काफ़ी अंदर जो है ये पनडुब्बी होती है, इस तरह का एक लंबा पाइप होता है, इसमें से समतल दर्पण ही लगा रहता है। तो पेरिस्कोप में इसका उपयोग होता है, चेहरा देखने में इसका उपयोग होता है, और इसका एक उपयोग और पूछ सकते हैं बहुदर्शक के रूप में। इसके रूप में बहुदर्शक के रूप में भी इसका उपयोग वो पूछ सकते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम देखने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। जैसा कि नाम ही है अपवर्तन, देखो हमें कहते हैं कि प्रश्न में ही उत्तर होता है। आप मानो या ना मानो, प्रश्न में ही उत्तर होता है। अपवर्तन, अप माने अपने, ठीक, अपने रास्ते से, किससे, रास्ते से विचलित हो जाना। क्या हो जाना, अपने रास्ते से विचलित होना। क्या होता है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब ये है कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, हो सकता है वो थोड़ी सी ऊपर को मुड़ जाए या थोड़ी सी वो नीचे को मुड़ जाए, माने विचलन हो जाएगा उसमें। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इसे हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने बनाया एक कांच का गुटका। आपके स्कूल में लैब में कांच का गुटका होता है। ये क्या है, कांच का गुटका है। सिंपल सी बात है, कांच का जो गुटका है ये हवा के मुकाबले में सघन है। तो एक जो माध्यम है कांच, एक नया माध्यम है, हवा एक नया माध्यम है, जल भी हो सकता है, जल एक अलग माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अब देखना यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, कांच के गुटके पे पड़ती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या माध्यम है, यहाँ हवा है, यहाँ हवा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या है बच्चों, ये जो यहाँ आपतन बिंदु है, क्या है आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर बच्चों हम एक अविलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अविलंब बना दिया हमने। क्या बना दिया, अविलंब बना दिया। तो बच्चों जो प्रकाश की किरण है, वास्तव में प्रकाश की किरण ऐसे जानी थी, सीधे बिल्कुल ऐसे निकलनी थी, ऐसी निकलनी थी, ऐसी नहीं निकलेगी बच्चों। ये प्रकाश की किरण क्या है, अब थोड़ी सी ये झुक जाएगी, यहां से ऐसी झुकेगी। ऐसे झुकने के बाद बच्चों फिर वास्तव में ये आपकी इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ देखिए बच्चों, ये हट गई, एकदम सीधी नहीं गई। देखिए यहाँ एकदम ये सीधी नहीं गई। ऐसे ही कहते हैं अपवर्तन की घटना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या पूछते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ जो कोण बनेगा, सीधी सी बात, कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, आपतन कोण। ठीक है, एक कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको आनी चाहिए, लेकिन लिखना जरूरी है। कई छात्र हो सकते हैं इनको पता नहीं हो, आपतित किरण। अब देखिए, अब यहाँ बच्चों गलती क्या कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्योंकि अभी अपन ने परावर्तन में सीखा था आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता। तो बच्चों ये परावर्तित किरण नहीं है। परावर्तित होता उसी माध्यम में लौट जाए, यहाँ से वापस नहीं गई ऊपर की ओर, ये इधर को आई है। तो ये अपवर्तित किरण है। कौन सी है, अपवर्तित किरण। कई बच्चे इसी को नहीं समझ पाते। अपवर्तित, देखो प्रश्न में ही उत्तर है, आ रही है तो आपतित किरण। एक थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अपने मार्ग से भटक गई है, तो हो जाएगी अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब बच्चों यहाँ जो कोण बनेंगे वो आपतन कोण बनेगा और परावर्तन कोण, आपतन कोण बनेगा और अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, और इसकी भी बच्चों
दो नियम हैं, उन दो नियमों को भी अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चे कौन बनेगा? अपवर्तन कोण। यहाँ बनेगा आपतन कोण, यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण। अब बच्चों जो दो नियम हैं उन दोनों नियमों को आपको समझना है जो कि पेपर में आपके आते हैं। पहला नियम देखो क्या है, देखो इसी से परिभाषा बनाएंगे, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। पहला नियम क्या है? आपतितकरण, अपवर्तितकरण, आपतितकरण, अपवर्तितकरण और आपतन बिंदु। क्योंकि जहाँ पर भी प्रकाश की किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर हमने बनाया अभिलंब। तो तीन शब्द आए आपके पास, आपतितकरण, अपवर्तितकरण और आपतन बिंदु पर ए अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते, देखिए यहाँ पर तीनों एक ही तल में होते। जबकि परावर्तन में दूसरी परिभाषा थी, क्या थी वहां पर परिभाषा? आपतितकरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तितकरण। सोचो, वहां आपतितकरण थी और परावर्तितकरण थी। यहां बच्चों आपतितकरण है, यहां अपवर्तितकरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपको यहां लिखना है। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर। देखिए आपतन कोण की ज्या, देखिए यहाँ पर ये आपतितकरण है, यहाँ आपतन कोण बना, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई बटे साइन आर कर, साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस पर बच्चों हमेशा प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, इस पर हमेशा आपका प्रश्न बनता है। अब इसके उपयोग क्या हैं, एक क्यों पढ़ते हैं हम, एक क्यों जरूरी है, तो इसको अपन यहां देख लेते हैं। जगह तो है, इसके उपयोग देख लेते हैं और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जो आकाश में तारे हैं वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी के कारण तारों का टिमटिमाना, यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? अपवर्तन की क्रिया के कारण होता है। ठीक, और स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल की गहराई कम लगना। समझिए, कई बार ऐसा होता है, आप अखबार पढ़ लो, अभी ग्वालियर में एक व्यक्ति मर गया था, कई लोग मर जाते हैं, तो जब वो नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल में तो उनको लगता है कि इसमें पानी कम भरा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपवर्तन की क्रिया के कारण है। स्विमिंग पूल का जो तल है ऊपर उठा दिखाई देता है और गहराई कम लगती है और आप उसमें छलांग लगा देते हो, फिर वो डूब जाते हो, तैरना नहीं आता। तो पानी की जो बाल्टी है उसमें यदि कोई रॉड आपने डुबा दी तो रॉड, पानी की बाल्टी में रॉड का टेढ़ा दिखाई देना, पानी की
बाल्टी में छड़ का मुड़ा दिखाई देना। इसके अलावा इसके और उदाहरण हैं। जब प्रकाश की जो किरण है आपकी आंख पर पड़ती है, जब प्रकाश की जो किरण है आपकी आंख पर पड़ती है बच्चों, तो अपवर्तन की क्रिया कहाँ पर होती है? कॉर्निया की बाहरी सतह पर होती है। समझो, कॉर्निया की बाहरी सतह पर होती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माने जब प्रकाश की किरण जो है आपकी आंख पर पड़ती है तो अपवर्तन की क्रिया कहाँ पर होती है? कॉर्निया की बाहरी सतह पर होती है। फिर आपको याद रखना है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है अपवर्तन की क्रिया के कारण। तारों का टिमटिमाना उदाहरण है अपवर्तन की क्रिया के कारण। तारों का टिमटिमाना उदाहरण है अपवर्तन की क्रिया के कारण। एक प्रयोग आप कर सकते हो। एक बाल्टी में एक सिक्का रख देना, उसमें पानी भर देना। अब सिक्का दिखना आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार स्विमिंग पूल का भी उदाहरण है, वो भी कुछ ऐसा ही उदाहरण है। अब पानी में मछली तैर रही है, आपने सोचा उसको पकड़ लें। भाई साहब, वो मछली ऊपर नहीं तैर रही है, बहुत नीचे तैर रही है, लेकिन अपवर्तन के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मछली ऊपर है, उसको हम पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ पाओगे। तो तैरती मछली, पानी में तैरती मछली अपवर्तन की क्रिया के कारण ऊपर, थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आई है। फिर हम बोर्ड साफ कर देते हैं। फिर आपको, अब प्रिय छात्रों, रंग 7 होते हैं, आप सभी को पता है। कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए वैसे तो। अभी हम आपको याद भी करवाएंगे। बैजानी, हपी, नाला, ये आपके 7 रंग होते हैं। बै माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं आपके, याद करवाएंगे, टेंशन लो। पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है कई बार, कई परीक्षाओं में पीएससी तक आया है। क्या प्रश्न आया बच्चों? प्रश्न ऐसा आया बच्चों, यदि श्वेत प्रकाश जो है हवा से कांच में आता है, यदि श्वेत प्रकाश जो है हवा से कांच में आता है, तो बच्चों हरे रंग का, किसका? हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक नया शब्द है पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके बाद यही बताएंगे। हरे रंग का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। अब यहां जो रंग प्राप्त होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें आपको रंग दिखाई देंगे। ठीक है, तो बच्चों जो अब देखना यहां पर, ये तो आपको याद होना चाहिए सूत्र, बै जानी हपी नाला, इससे प्रश्न बनेंगे, याद होना चाहिए आपको, बै जानी हपी नाला। तो प्रश्न में कहा गया है कि हरे रंग का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। ये देखिए, हरा रंग जो है बच्चों, इसका हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बचे कितने रंग? कितने रंग बचे? पीला बचा, नारंगी बचा, लाल वाला बचा। और बच्चों जो ऑप्शन रहेंगे आपके, एक ऑप्शन में उत्तर जरूर रहेगा, पीला रहेगा, नारंगी रहेगा और लाल रहेगा। ठीक, एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ट्रिक्स थी। यदि वो कह देता कि नीले रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो हवा में मिलने वाले रंगों की संख्या क्या है, ये आप कमेंट में जवाब दें। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये प्रश्न आपके कई बार पेपर में आया है। अब बच्चों यहां क्या होता है, यहां आपको क्या समझना है बच्चों,
यदि सघन माध्यम है, सघन माध्यम ज़्यादा है तो बच्चों प्रकाश का जो वेग है वो कम हो जाता है। सघन माध्यम ज़्यादा तो वेग कम। समझ रहे बात? माने एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम है तो प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। ठीक, ये आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी था। तो बच्चों जो हमने बताया कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों को अपन समझते हैं। इसके पहले अपन थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ जो प्रकाश की किरण जो है मुड़ी माने अपवर्तित हुई, तो यदि ऐसे कांच है, अब कांच का अपवर्तनांक कितना है, हीरे का कितना है? अब हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है। समझ रहे बात? तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें उतनी ही ताकत होती है प्रकाश को अपने रास्ते से मोड़ने की। सोचो, इसलिए हीरा ज्यादा चमकता है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा अपन यहां देख लेते हैं, इतने में बनेगी नहीं, इसको हम साफ करते हैं तब अपवर्तनांक की परिभाषा हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवर्तनांक, और कई बार पेपर में आपका आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक की परिभाषा बहुत ही सरल है। ये देखिए, कांच है, एक माध्यम है, हीरा भी माध्यम हो सकता था, कोई भी पदार्थ है वो एक माध्यम हो सकता। तो अपवर्तनांक जो है बच्चों, एक पहली बात तो ये राशि जो है मात्रकहीन है। ठीक है, ये राशि जो मात्रकहीन है और ये विमाहीन भी है। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि अपवर्तनांक कैसी राशि है, मात्रकहीन है और विमाहीन है। अब परिभाषा क्या है, यहां देखिए, इसका अपवर्तनांक यदि ज्यादा होता तो प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ जाती, कम अपवर्तनांक तो प्रकाश किरण कम मुड़ती। तो माने अपवर्तनांक में ऐसी ताकत है कि प्रकाश की किरण की दिशा बदल देती है। तो परिभाषा कैसे बनेगी, किसी माध्यम की वह ताकत, एक कांच है, हीरा हो सकता था, किसी माध्यम की वह ताकत जिससे प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है। किसी माध्यम की वह ताकत जिससे प्रकाश की किरण की दिशा बदलती है उसे उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक वो पूछते हैं कई बार, तो 2.42। सवाल भी अब हल करेंगे तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। तो अपवर्तनांक यदि हम जब सवाल देखेंगे तो क्या लिखें अपन, तो यहां देखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तनांक। अब इसको यहां हम इसको साफ कर देते हैं, यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर इसके हम उपयोग बताएंगे आपको। अपवर्तनांक, ठीक है, इतना हमने साफ कर दिया। अब बच्चों देखिए यहां पर प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। यदि कोई बच्चों लेंस है, यदि कोई बच्चों लेंस है, यदि बच्चों कोई लेंस है, इसका जितना भी अपवर्तनांक हो, यदि समान अपवर्तनांक, यदि समान अपवर्तनांक वाला द्रव है, उसमें इस लेंस को डुबाते हैं। लेंस का जो भी अपवर्तनांक हो, अब लेंस जो कितने महंगे आते बताओ, 200 रुपये का चश्मा बन जाता है, 2000 का भी बन जाता है, तो अपवर्तनांक पर ही वो निर्भर है। तो यदि एक लेंस है, उसका जितना अपवर्तनांक है और जिस द्रव में उसे डुबा रहा है उसका उतना अपवर्तनांक है, तो क्या होगा बच्चों इसमें,
लेंस की क्षमता भी 0 हो जाएगी और फोकस दूरी भी बच्चों 0 हो जाएगी। ये समझे, ये आपने समझ लिया। अब दूसरी बात बच्चों, यदि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में इसको डुबाते हैं तो क्या होता है। यदि अधिक अपवर्तनांक द्रव में डुबाते हैं किसी लेंस को, यदि लेंस का अपवर्तनांक कोई मान है 5 है तो उसको 6 वाले में डुबाएंगे द्रव में। तो यदि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में किसी लेंस को डुबाते हैं तो क्या होता है, उसकी बच्चों जो क्षमता है वो क्षमता जो बच्चों कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी जो है बच्चों ज़्यादा हो जाएगी। ठीक समझ लो बात। माने यदि किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं तो उसकी बच्चों जो पी है, जो पावर है, जो क्षमता है वो कम हो जाती है, लेकिन फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं तब। अब ऐसे यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, यदि कोई लेंस है वो कम अपवर्तनांक वाला द्रव है, ठीक है, उसमें डुबाते तो क्या होगा। तो इससे याद कर लो, पी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और उसकी आपकी फोकस दूरी जो है कम हो जाएगी। तो देखिए ये भी आपको याद रखना। तो देखिए इसका जो उत्तर है, इसकी जो देखो परिभाषा बहुत सरल होती है, प्रश्न में ही उत्तर होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण से इसमें अधिक होता है। अब परिभाषा अपन कैसे बनाएंगे देखिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता है, संपूर्ण प्रकाश पुनः परावर्तित होकर सघन माध्यम में आ जाता है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन